हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 17 जनवरी 2023। आज है 17 जनवरी और हम लोग देखेंगे 17 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आपके फ्रंट पेज में देखने को मिलेगा ये है, हमारा जो एक्सपोर्ट है ये गिर गया है 12.2% से। एक्सपोर्ट्स यानी कि जो हम चीज़ों को निर्यात करते हैं, निर्यात की चीज़ें जो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 12.2% गिर गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डायग्राम प्रोवाइड कराए गए हैं इस पर्टिकुलर बार में दो बार्स है, दो कलर के बार्स, एक जो है ये ब्लू कलर में और दूसरा आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा। ब्लू कलर वाले दिसंबर 2022 में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था और रेड कलर वाले दिसंबर 2022 में जितना एक्सपोर्ट किया था और ये ब्लू कलर वाले दिसंबर 2021 में 21 में जितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। ये क्या हुआ, 21 में हम लोगों ने 39.27 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किए थे, बट इस बार जो लास्ट ईयर हमारा दिसंबर में एक्सपोर्ट हुआ वो 34.48 बिलियन डॉलर का हुआ। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट पे, बट इंपोर्ट में भी थोड़ी सी गिरावट मिलेगी। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा कम है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। इस कारण से हमारे डेफिसिट यानी कि जो घाटा है वो देखने को मिलेगा आपको। यही बातें इसमें कही जा रही है। ये प्रत्येक महीने कैलकुलेट होती है, आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे डिस्कस किया, नहीं तो ये आर्टिकल डिस्कस करना कोई काम की चीज़ें नहीं है। ये हर एक मंथ आते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बगल में ही, ये है जल्लीकट्टू से रिलेटेड। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य में पोंगल के दिन जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस जल्लीकट्टू को परफॉर्म करते टाइम जो स्पेक्टेटर थे इसका डेथ हो जाती है। बस यही न्यूज़ है, आपको बस याद रखना है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु से है और ये पोंगल के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ जो इधर नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गई है, तो नेपाल न्यूज़ में है। इस कारण से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ये शेर बहादुर देववा नहीं, ये पहले थे, अभी कौन है, प्रचंड, PRACHAND, पुष्प कुमार दहल, इसको प्रचंड कहा जाता है, पूरा नाम है इसका पुष्प कुमार दहल। नेपाल के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे RVM से रिलेटेड है। RVM क्या है, आप लोगों ने EVM जरूर सुना होगा। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसी में आर लगा दिया गया, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया ये माइग्रेंट वर्कर्स को देखते हुए लाया गया, यानी कि जो लोग अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और यहाँ से क्या होता है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे आके वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इनको लेके, इसी को लेके ये कॉन्सेप्ट RVM का लाया गया है। RVM में क्या, ये यहीं से अपने वर्किंग प्लेस से, जहाँ भी अपने घर से निकले हैं, जहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, यहाँ से ये वोटिंग कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्सेप्ट को लाया गया और इसका जो व्यूज़ है पॉलिटिकल लीडर्स का, उसको मांगा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 31 जनवरी तक आप अपने व्यूज़ सबमिट कर दीजिए, बट अब इस डेट को बढ़ाया गया है 28 फरवरी तक। बस इसी कारण से ये न्यूज़ में है। बात यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जा रही, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको संविधान में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसके बारे में जिक्र देखने को मिलेगा। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिर 325 में जो इलेक्टोरल लिस्ट होते हैं हमारे, इलेक्टोरल रोल, उसके बारे में, जो भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो नाम आते हैं ना पर्ची में, उसी को इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ये आर्टिकल 325 में हमारा जिक्र है। देन आर्टिकल 326 होगा जो कि एडल्ट वोटिंग राइट्स है हमारा। पहले 21 साल था, बट 1989 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे 18 साल कर दिया गया था राजीव गांधी जी के टाइम पे, जब उस टाइम पे वो PM थे। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको 3 नाम याद रखना है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और इसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इसके नाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे ये राजीव कुमार जी, और इलेक्शन कमिश्नर एक अरुण गोयल, देन एक AC पांडे यानी कि अनूप चंद्र पांडे। ये 3 नाम आपको इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ये हमारी कॉलेजियम सिस्टम्स के लेके क्या होता है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है या फिर उसके ट्रांसफर्स होते हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करने की बात की जा रही है और इसके जगह पे एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने की बात की जा रही है। ये अभी नहीं, ये बातें 2014 से चल रही है हमारी कंट्री में। अब पहले आपको ये जानना होगा कॉलेजियम सिस्टम या एनजैक क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम जो होती है ये 5 जजेस का एक बेंच होता है, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होते हैं। ये मिलके जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर उसका प्रमोशन करना हो या फिर उसका ट्रांसफ़र करना हो, ये सारे काम ये
पांचों जजेस के द्वारा, यानी कि हमारे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अभी तक की जा रही है। इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म, जो नेपोटिज्म वगैरह है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। जो भी ये जजेस के फेवरेट लोग होते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनको ये हायर पोस्ट पे रिक्रूट कर देते हैं। इन सब चीज़ों को लेके ये मुद्दा सामने आया है। इसी को लेके 2014 में एक कमीशन बनाई गई जो है कि NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये हमारे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बनाया गया है एनजैक। ये जो एनजैक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जो 3 जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो तो होंगे ही होंगे, इसके साथ में एक लॉ मिनिस्टर होंगे, एक अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे और एक जो पर्सन है उसे भी डिसाइड किया जाएगा। तो इन पांचों के द्वारा, इन 6 पर्सन्स के द्वारा जो जुडिशरी सिस्टम में अपॉइंटमेंट्स है वो किए जाएंगे। बस यही एनजैक का कॉन्सेप्ट है। 3 जो जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होंगे यहाँ पे एनजैक सिस्टम में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है कि एनजैक लाने से जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजैक एक्ट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2015 में इसे रिवील्ड कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया 2015 में। 2014 में पार्लियामेंट से पास हुआ। क्या में हाल ही में आपने देखा होगा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेके भी एक अपना स्टेटमेंट दिए थे, जो कि कंट्रोवर्सी में, जो गवर्नमेंट और जुडिशरी है इनको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बात सुप्रीम कोर्ट की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ये 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन जस्ट इसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950, यहाँ भी 1950, यहाँ भी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के दिन हम लोग 2011 से मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस कारण से 2011 से 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये आपको देखने को मिलेगा अभी हमारी कंट्री में 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है। इस रिपब्लिक डे में हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल अदर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर है उनको इनवाइट करते हैं। तो इस बार यानी कि 2023 का जो हमारा रिपब्लिक डे होगा, इस बार हम लोगों ने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये अब्दुल फतेह अल सीसी। ये नाम आपको याद रखना है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हम लोगों ने इनवाइट किया 26 जनवरी के दिन। आपको परेड में ये भी देखने को मिलेंगे, अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट की बात की जा रही है तो इजिप्ट का कैपिटल कायरो और इसका जो करेंसी है ये इजिप्टियन पाउंड है। इजिप्ट में आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा जो कि हमारे मेडिटेरियन सी और फिर रेड सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है डेट इज़ नाइल रिवर, ये आपको इजिप्ट से बहते हुए देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी रहता है, वहाँ पे जाके मिल जाती है मेडिटेरियन सी में नाइल रिवर। सो ये इजिप्ट की बात थी। इसके बगल में ही आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगा, ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या करी है, डिनाइज कर दी है, मना कर दी कि क्रूज जो है वो गंगा में स्टक नहीं हुआ। कौन सा क्रूज की बात यहाँ पे की जा रही है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रूज है MV, हाँ यहाँ लिखा हुआ है MV गंगा विलास। एक मिनट में जूम कर लेता हूँ। MV गंगा विलास, ये क्रूज कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वाराणसी से स्टार्ट किए गए थे और ये जाएंगे आसाम तक। अब क्या होता, वाराणसी से जो स्टार्ट हुआ था ये पटना, छपरा पटना होते हुए, कलकत्ता होते हुए, फिर बे ऑफ बंगाल से फिर बांग्लादेश होते हुए असम की तरफ एंटर करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर होते हुए। यानी कि हमारा गंगा रिवर, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर से ये असम की ओर जाएंगे। ये बेसिकली एक जो टूरिस्ट है उनको बढ़ावा देंगे। ये नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 इन दोनों को कवर करेगा। नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ तक है, ये इलाहाबाद से आपको हल्दिया तक देखने को मिल जाएगा। हल्दिया कहाँ पे, कोलकाता में जो पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, वहाँ तक नेशनल वाटरवेज 1 आपको देखने को मिलेगा। देन नेशनल वाटरवेज 2 ये आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर में असम में देखने को मिलेगा, जो कि सादिया से धुबरी तक है। इन दोनों वाटरवेज को भी कवर करते हुए ये जो क्रूज है हमारा MV गंगा विलास क्रूज, ये चलेगी। ये हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेगी। कहा जा रही थी ये छपरा में स्टक हो गए हैं गंगा नदी में, यानी कि वहाँ पे रुक गए हैं और ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से ये क्रूज आगे नहीं बढ़ा। तो ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, इन्हीं के द्वारा ये क्रूज जो है रेगुलेट की जाती है। इनका स्टेट में आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो क्रूज है ये पटना पहुँच गई है, वहाँ पर टूरिस्ट जो जगह है वहाँ भी विजिट की जा रही है।
तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, ये न्यूज़ में है, आपको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो है हमारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर में आता है, जो कि अभी सर्बानंद सोनोवाल जी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनल ऑफिसेस कई सारी जगह है आपको, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी एंड कोची केरला में, इन सारी जगहों पे रीजनल ऑफिसेस इसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने क्या किया है, जो हमारा शुक्रयान फर्स्ट मिशन था, इसको 2024 में लॉन्च करने की बात की जा रही थी, बट अब इसको 2031 तक के लिए पुशअप कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है इसकी डेट 2031 में। इनका कहना है कि हम लोग 2031 में अब लॉन्च करेंगे इसरो के द्वारा। ये शुक्रयान फर्स्ट मिशन क्या है, ये जाएगी हमारा शुक्र ग्रह पे, यानी कि वेनस में। वहाँ पे जाके ये क्या करेगी, वहाँ पे जाके जो वेनस का जियोलॉजिकल और फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसको स्टडी करेगी। वहाँ पे जो इमिशंस हो रहे हैं ग्राउंड से उसको भी स्टडी करेगी, साथ में विंड स्पीड, क्लाउड कवर और जितने भी प्लैनेटरिस्ट्स हैं उनको स्टडी करेगी। ये हमारा शुक्रयान फर्स्ट मिशन। इसके साथ साथ इसरो का और भी काफ़ी सारे मिशन चल रहे हैं, जैसे आदित्य L1 जो कि हमारे सन के सरफेस को स्टडी करेगी। चंद्रयान 3 का भी मिशन हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ साथ वेनस का, यानी कि शुक्र ग्रह का और भी मिशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अलग कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। एक आपको वेरिटास एंड एनविजन, वेरिटास नासा के द्वारा देखने को मिलेगा, एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये कराई जा रही है। बात यहाँ पे इसरो की जा रही है, तो इसरो की जो चेयरमैन है, ये है अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है, ये एस सोमनाथ जी है। इसके साथ साथ इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डेट इज DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया। इन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है किस चीज़ को, कोवोवैक्स को। कोवोवैक्स क्या है, कोविड का वैक्सीन है। DCGI अप्रूव कर दिया है। DCGI आता है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है DCGI। अच्छा, DCGI के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, डेट इज CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन DCGI के अंदर में आती है, और यही जो है CDSCO यही एनालाइज करती है, यही जितने भी ड्रग्स हैं उसको लैब में जांच करती है, फिर ये अप्रूवल देती है, ये सजेस्ट करती है DCGI को, फिर DCGI अप्रूवल देती है जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डेट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो भी जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, DMs नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्ट करी है जो मनरेगा केस है इसमें एक्शन लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे अपर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट जज देखने को मिलेगा, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होता है। बस इन्हीं को ये डायरेक्ट की है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। मनरेगा स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही, तो मनरेगा स्कीम जो है ये साल 2005 में ये स्कीम लाई गई थी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फरवरी 2006 को देखने को मिलेगा मनरेगा स्कीम। इसके तहत 100 डेज़ की गारंटीड वर्क जो लेबरर है उनको प्रोवाइड किया जाता है। अनस्किल्ड वर्कर को बेसिकली बोले तो उनको प्रोवाइड किया जाता है 100 डेज़ का गारंटीड वर्क। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसके आगे MG वर्ड, यानी कि महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया था नरेगा के पहले MG वर्ड जोड़ा गया था। और लास्ट ईयर इसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा था नरेगा को लेके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट इससे पहले आपको 3 बॉडीज़ के बारे में जानना है, डेट इज CCI, देन NCLT, देन NCLAT। ये CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जितने भी कंपनीज़ हैं उसके बीच में कंपटीशन को बढ़ाना हमारे कंट्री में। जब एक बढ़िया कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को प्रॉफिट होगा। बढ़िया हेल्दी कंपटीशन होने से जो कंपनीज़ की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बढ़ेंगे, रेट्स डिक्रीज़ होंगे। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम CCI के द्वारा होता है। आप पहले न्यूज़ जान लेते हैं, न्यूज़ क्या है। CCI क्या किया है, CCI ने गूगल पे फाइन किया है 1337 करोड़ रुपये का। क्यों किया है, क्योंकि CCI का कहना है कि गूगल जो है ये डोमिनेंस बढ़ा रहा है इंडियन मार्केट्स में। ये किसी भी दूसरे जो कंपनी है उसको आने नहीं देती है। आप देखोगे आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आते हैं उसमें गूगल के सारे मैक्सिमम ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। गूगल किसी को इसमें आने ही नहीं देते हैं। इन सब कारणों से ये CCI जो इन पर फाइन लगाया कि आप डोमिनेंस बढ़ा रहे हो, कंपटीशन को नहीं आने दे रहे हो। इस कारण से अब गूगल कहना है कि ऐप्स आएंगे तो फिर आपके जो साइबर थ्रेट से इसको बढ़ने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। हमारे काम की कुछ नहीं है, बस ये तीनों बॉडीज़ के बारे में याद होना चाहिए। NCLT क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की जगह ही रहेगा, हाई कोर्ट की जगह पे NCLAT आ जाएगी, और लोअर कोर्ट की जगह पे NCLT, ऐसे समझ लो।
NCLAT और NCLT ये दो बॉडीज़ का गठन होता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। 2013 में आई थी ना कंपनीज एक्ट। ये दोनों बॉडीज़ का काम क्या होगा, जितने भी कंपनीज है, जितने भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं, उनको टैकल करने की काम ट्रिब्यूनल है इसके द्वारा की जाएगी। इधर कोर्ट इधर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली आप बोल सकते हो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब पार्शियल जुडिशियल बॉडी, यानी कि इसमें जजेस भी होंगे, मजिस्ट्रेट्स भी होंगे, ऐसे इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव्स के भी लोग होंगे। ये क्या करती है, जितने भी कंपनीज वगैरह के डिस्प्यूट्स है उसको टैकल करने की काम करती है। अब क्या गूगल ने जो पिटिशन है वो डाल दी इसके CCI के विरुद्ध NCLT में। यहाँ से भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, देन NCLT गया, यहाँ भी नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ये केस पहुँच गया है और 18 जनवरी से ये केस सुनवाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर बात की जा रही है CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एक एक्ट के थ्रू, यानी कि ये एक स्टेचुरी बॉडी है। जो भी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू होता है डेट इज कॉल्ड स्टेचुरी बॉडी। ये 2002 में इसके लिए एक्ट आया था। 2003 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन 2009 मई 2009 से ये जो CCI है ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। न्यूज़ आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स में बस ये जो हॉकी वर्ल्ड कप अभी चल रही है जो कि 29 जनवरी को खत्म होगी। जब खत्म होगी तो सारी इंपॉर्टेंट डेटा एक साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। बाकी चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज पे जो आपको देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु गवर्नर और CM के बीच में जो भी चीज़ें हुई इनको लेके है। ये सेम टू सेम आर्टिकल 14 जनवरी वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा आज ही। तो यहाँ पे नहीं बनता उन सब चीज़ों को डिस्कस करने का। सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। वीडियो काफ़ी लेट से आ रही है, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, चीज़ें ठीक से नहीं चली है इस कारण से लेट हो रही है। मैं कोशिश करूँगा सारी वीडियोज़ टाइम पे लाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।